गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। भारत का स्वर्णिम इतिहास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में, पिछले क्लासों में या पिछली कहानियों में हमने अकबर को कवर किया था और अकबर पूरी तरह से क्या है समाप्त हो गया है। और इसके बाद अकबर के बाद कौन मुगल वंश में दिल्ली की गद्दी पर या दिल्ली के सल्तनत पर बैठता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे सलीम की, जिसको क्या है जहांगीर भी बोलते हैं। सलीम पढ़ने पर एक जो सलीम नाम पड़ा है वो क्यों पड़ा है उस पर भी गौर तलब फरमाएंगे। और जो शेखू नाम है उसको शेखू भी कहते थे सलीम को, और जहांगीर भी कहते थे। तो इन सब नामों की चर्चा पर हम जरा गौर करेंगे और एक प्रकार से सलीम को आज हम पूरा का पूरा क्या है कवर करने वाले हैं कहानी के रूप में। तो जहाँ उसके बाद सलीम के बाद सलीम, जहांगीर, उसके बाद क्या है शाहजहां के बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद लेटर काल के जो भी मुगल सल्तनत के जो राजा हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हमारी जो पटली है उस पर क्या है ट्रेन दौड़ रही है और ट्रेन जा रही है ब्रिटिश काल की ओर। तो ब्रिटिश काल में फिर एक प्रकार से क्या है खत्म होने वाला है हमारा जो मध्य भारत, और हम आधुनिक भारत की ओर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं, एक कहानी के रूप में हम बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की कहानी बेस्ड ऑन सलीम के ऊपर है आज की कहानी। तो सलीम का एक हल्का सा परिचय। तो सबसे पहले माता पिता के बारे में जानेंगे, उनके बेसिक जीवन के बारे में जानेंगे, एक प्रकार से एक परिचय इंट्रोड्यूस करेंगे हम सलीम को। उसके बाद उसके जीवन के बारे में, फिर उसकी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, और ऐसे करके उनके संपूर्ण राज्य की हम जानकारी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलीम के माता पिता के बारे में और जन्म को देख लेंगे। तो सलीम का अगर हम बात करें, सलीम तो 1605 से 1627 तक का शासन रहा है, मतलब कुल मिला के 22 वर्षों का शासनकाल इनका रहा है। 1605 से 1627 तक, तो 22 वर्षों का शासनकाल इनका है। और जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1569 में फतेहपुर सिकरी में इनका जन्म हुआ था, जहां पर क्या है अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। और कुछ अकबर ने क्या है कुछ समय तक अपनी राजधानी भी फतेहपुर सिकरी में रखी थी, लेकिन क्या है वहां पर पानी की कमी होने के कारण फिर से राजधानी क्या है आगरा को ले गया था। तो जन्म हुआ सलीम का कहां पर 30 अगस्त 1569 फतेहपुर सिकरी में हुआ सलीम का जन्म, ठीक है। उसके बाद पिता को आने सबको पता है अकबर पिता है। उसके बाद माता की बात करें तो मरियम उज जमानी, क्या नाम है माता का, मरियम उज जमानी नाम है माता का। उसके बाद बात करें अन्य नाम देखें तो अन्य नाम में क्या है शेखू की बात करें, शेखू नाम है, सलीम को शेखू भी कहते थे। उसके बाद अन्य नाम अगर बात करें शेखू कहते थे। पूरा नाम की बात करें तो मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर, तो इसका पूरा नाम था ये। और उसके बाद करें जहांगीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जहांगीर जो नाम रखा था उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जहांगीर का जो शाब्दिक अर्थ है दुनिया को जीतने वाला, द वर्ल्ड कनक्योर, मतलब क्या है पूरे विश्व को जीतने वाला। तो जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। धर्म क्या था, धर्म इस्लाम था, इस्लाम में भी क्या है सुन्नी था। ये सब क्या है एक बेसिक उनका जो इंट्रोड्यूस था सलीम का। उसके बाद आगे क्या हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि भाई जो सलीम है वो अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। और इसके अलावा भी अकबर को अन्य पुत्र हुए हैं, लेकिन क्या है वो जन्म के साथ ही क्या है मर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो क्या है अकबर ने क्या है सलीम को एक शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो कि सलीम हुआ था, क्योंकि अकबर ऐसा कहा जाता है कि पैदल गए थे किसके दरबार में गए थे, शेख सलीम चिश्ती के दरबार में पैदल गए थे। और वहां से क्या है उनको आशीर्वाद के रूप में सलीम प्राप्त हुआ था, इसीलिए क्या है उन्होंने उसका नाम सलीम रख दिया। तो सलीम रखने की कहानी को आपको पता चला कि अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम क्यों रखा था, क्योंकि क्या है फतेहपुर सिकरी में एक दरगाह है जिसका नाम है शेख सलीम चिश्ती। तो उनके आशीर्वाद से सलीम चूंकि हुआ था तो इसीलिए क्या है उसका नाम सलीम रख दिया गया, ठीक। इतनी कहानी आपको पता चल रही है। और इसके बाद आगे की कहानी हम देखेंगे, खुसरो का विद्रोह देखेंगे, दक्षिण अभियान की चर्चा करेंगे, किसकी हमारे सलीम की। उसके बाद न्याय की जंजीर की बात करेंगे, उसके बाद उसकी मृत्यु की भी बात कर लेंगे, और
जहांगीर की धार्मिक नीति देख लेंगे, जहांगीर की राजनीतिक नीति देख लेंगे, और प्रशासनिक व्यवस्था, नूरजहां का क्या है दरबार में अस्थिर बढ़ता देख लेंगे, और महाबत खां के बारे में बात करेंगे, राजस्थान में मेवाड़ विजय की बात करेंगे। तो इतना सब क्या है आज की कहानी में चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले हमने चूंकि क्या है जन्म तो हमने देख ही लिया है सलीम का, और उसके माता पिता की भी चर्चा कर ली है, और उसके शाब्दिक अर्थ की भी बात कर ली है, और आगे की बात करेंगे इनके आगे की। तो उसके आगे की बात हम करने जा रहे हैं। तो चूंकि क्या है सलीम क्या है मतलब अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, है ना। जहांगीर से पहले भी क्या है अकबर को बहुत से पुत्र हुए, लेकिन क्या है तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। अतः फतेहपुर सिकरी में क्या है सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से क्या है सलीम को प्राप्त किया था, तो इसीलिए उसका नाम सलीम रख दिया। ये सब आपको जानकारी है। क्या है अपने बचपन में शिक्षा तथा सैन्य प्रशिक्षण में वंचित रहे अकबर ने सलीम को क्या है सलीम की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। तो ये एक प्रकार से यहाँ पर आप उदाहरण समझ सकते हो अकबर के रूप में कि जो मतलब अपने जो क्या है अपन को नहीं मतलब जो पिता को खुद नहीं मिलता है, जिस चीज से वो वंचित रखता है, वह अपने पुत्र को वह सब चीजें उपलब्ध कराना चाहता है। उदाहरणतः अकबर को हम देख लें, क्योंकि अकबर क्या है एक अनपढ़ था और एक प्रकार से, तो उसने सलीम की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और सैन्य प्रशिक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया, ताकि उसका पुत्र शिक्षा से और सैन्य प्रशिक्षण से वंचित न रह पाए। केवल 4 वर्ष की आयु में ही अकबर ने बैरम खां के पुत्र, किसके बैरम खां, चूंकि अकबर की जब सेना का बैरम खां ने नेतृत्व किया था, आपको पता है जब वो 14 साल का था। जैसे बैरम खां के जो पुत्र हैं अब्दुल रहीम खां ने खाना जैसे विद्वानों को सलीम का शिक्षक नियुक्त कर दिया था। आगे रहीम खाना ए खाना से जहांगीर ने क्या क्या सीखा। रहीम खाना ए खाना से जहांगीर ने इतिहास सीखा, अंकगणित सीखा, भूगोल सीखा, अरबी फारसी भाषा और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद सलीम 15 अक्टूबर 1605 को जहांगीर के नाम से, किसके नाम से, जहांगीर के नाम से दिल्ली के सम्राट बने। कुछ पुस्तकों के अनुसार 3 नवंबर 1605 को वो जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। मतलब कुछ किताबें कोई अलग अलग महीना और तारीख मानती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, खुसरो मिर्जा का विद्रोह की बात करते हैं। खुसरो मिर्जा की विद्रोह की बात करते हैं। तो जहांगीर को गद्दी पर बैठते समय ही सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। जब क्या है सलीम 1600 ईस्वी में गद्दी पर बैठने जा रहा था, तो उसको पुत्र खुसरो शाह के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। तो को कहीं ना कहीं क्या है एक विद्रोह को जब जन्म देता है तो कोई उसके समर्थन करता है। तो गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरुदेव थे, उनको क्या है उसको खुसरो को अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। तो कहीं कहीं एक बार से हम कहें कि विद्रोह की ओर भी ये पहला कदम था। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाकर क्या है मृत्यु दंड की सजा दे दी। तो यहीं से क्या है मुगलों में और सिखों में संबंध खराब हुए। समझ पा रहे हो, एक प्रकार से जब जो मिर्जा खुसरो है वो उसको क्या है अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, और एक प्रकार से जो जहांगीर था उसको लग रहा था कि गुरु अर्जुन उसकी सहायता क्यों कर रहे हैं, और सहायता देने के ही चक्कर में क्या है जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड की सजा सुना दी। तो ये क्या है यहीं से संबंध खराब होने लगे, किसके, सिखों के। और जब संबंध खराब होता हुए जब औरंगजेब ने क्या है धड़ अलग कर दिया था, वो औरंगजेब के समय की बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं हमारे किसकी ओर, सलीम की ओर। खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जालंधर के निकट, किसके, खुसरो और जालंधर किसके बीच हुआ युद्ध, खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध हुआ। कहां पर, जालंधर में। किसके पास हुआ, किसके निकट हुआ था,
बहरावल नामक स्थान पर हुआ, जिसमें खुसरो खां पराजित हुआ और जहांगीर ने उसे अंधा करके जेल में डाल दिया। तो दोनों के बीच जलंधर में युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम क्या होता है कि जहांगीर जीत जाता है और जो खुसरो हारता है तो उसको क्या है, अंधा करके जेल में डाल दिया जाता है। अंततः खुसरो की 1622 में खुसरो की कब मृत्यु होती है, 1622 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार के अनुसार जहांगीर द्वारा खुसरो की हत्या करवाई गई थी। तो कुछ का ऐसा मानना है कि उसकी मृत्यु हो गई थी और कुछ का ऐसा मानना है कि उसकी हत्या करवाई थी। अब राजस्थान में मेवाड़ विजय देख लेते हैं। राजस्थान में मेवाड़ विजय, तो जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही क्या है, 1605 में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की विजय के लिए भेजी, किंतु युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। इस समय मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह थे। तो मतलब मेवाड़ को जीतने के लिए इससे भी पहले अकबर क्या है कोशिश कर चुका था। उस समय मेवाड़ के और चित्तौड़ के क्या है राजा कौन थे, महाराणा प्रताप। लेकिन संघर्ष जारी रहा, युद्ध का परिणाम कोई नहीं निकला और अंत में क्या है, महाराणा प्रताप मतलब क्या एक प्रकार से वो उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उन्होंने क्या है मुगलों से संघर्ष नहीं छोड़ा। तो उसके बाद उसका बेटा ट्राई करता है मेवाड़ पर जीतने के लिए। तो मेवाड़ का उस समय राजा कौन था, राजा अमर सिंह था। लेकिन युद्ध का निर्णय नहीं निकलता। किसने कौन गया था लड़ने, शहजाद परवेज के नेतृत्व में। इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महाबत खां, 1608 में किसको भेजा था, महाबत खां। 1609 में अब्दुल्ला खां तथा 1613 में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान मेवाड़ भेजे, किंतु पुनः कोई निर्णय नहीं निकला। तो मेवाड़ कोई आसान जगह थोड़ी ना जीतने के लिए। बताओ कितने अभियान करे, पहले 1608 में किया, फिर 1609 में किया, फिर 1613 में किया। तो 4 अभियान तो शाहजहां ने कर लिए और उसके पहले अकबर ने। लेकिन मेवाड़ को वहां पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और ना मेवाड़ वहां के मतलब अधीन आया मुगल क्षेत्रों के। अंततः 1605 में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक समझौता हो गया। कब हुआ, 1605 में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक समझौता हो गया। समझौतों के अनुसार क्या है, राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब जाके आधिपत्य स्वीकार किया है। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त क्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को फिर से लौटा दिया। यहाँ पर एक उदारतावादी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि क्या है मुगलों की क्या है पहले से ही पॉलिसी थी कि जीते गए राजा से क्या है उनका जो क्षेत्र है वो नहीं लिया जाएगा, बल्कि आधिपत्य जताकर उनको वो क्षेत्र उनको वापस कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, राजा के प्रति उदारता जागृत हो जाएगी। किसकी, जो राजा हारा है, किसके प्रति, मुगलों के प्रति। राणा अमर सिंह ने संधि के परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंप कर क्या है नौचौकी नामक एकांत स्थान पर जाकर अपना से जीवन त्याग दिया या व्यक्त किया। तो राजपूत जो होते हैं ना, राजपूत में क्या है वीरता है, शौर्य है और सहनशीलता है एक प्रकार से, और आत्मसम्मान बहुत है। तो जब राजा अमर सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि भाई एक प्रकार से आधिपत्य हो गए हैं और अधीनता स्वीकार कर ली है, तो बाद में ख्याल आया कि अंदर से आत्मग्लानि होने लगी। और जब आत्मग्लानि हुई तो अपना सारा जीवन त्याग कर क्या है अपने बेटे करण सिंह उसको अपना राज्य देकर वो निकल गए कहाँ पर, एक प्रकार से एकांत नौचौकी नामक एकांत में अपना शेष जीवन बिताने के लिए। जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उनके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरे में अपने राजमहल के उद्यान में रखी। जहांगीर ने 2 मूर्तियां बनवाई, एक तो क्या है राजा राणा की और दूसरी उसके पुत्र करण सिंह की, और अपने बगीचे में रखवा दी। जहांगीर का दक्षिण अभियान की बात करें तो जहांगीर ने 1617 में खुर्रम मिर्जा को अहमदाबाद अभियान पर भेजा और बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदाबाद नगर और मुगलों में संधि हो गई। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। किसको, जो शाहजहां है ना वो कौन है, वो खुर्रम कहाँ है, आगे चल के याद रखना। आगे जब हम पढ़ेंगे इसके बाद हम शाहजहां को ही पढ़ेंगे। तो ये शाहजहां कौन है, ये खुर्रम है। कौन है, खुर्रम। तो खुर्रम को क्या है शाहजहां की उपाधि किसने दी, ये दी
सलीम, सलीम कौन है? जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या है खुर्रम खां को शाहजहां की उपाधि दी है, तथा बीजापुर का शासक आदिल शाह को फरजंद पुत्र की उपाधि। ठीक है। 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया। 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद उसे 1623 में शाहजहां के विरुद्ध और 1626 में महाबत खां के विरुद्ध के कारण दक्षिण ओर से क्या ध्यान हटाना पड़ा। देखो दक्षिण विजय से क्यों उसने अभी अपना ध्यान हटा लिया? क्योंकि इस बीच दो विद्रोह हो रहे हैं। कौन कौन से विद्रोह हो रहे हैं? एक तो क्या है खुद का पुत्र जो खुर्रम है, जिसको शाहजहां की उपाधि दी थी, और दूसरा महाबत खां। तो इन दोनों के विद्रोह के कारण उसने क्या है जो दक्षिण अभियान है उसको ड्रॉप कर दिया। महाबत खां मुगल राज्य का एक मनसबदार और दरबारी था। तो यहाँ महाबत खां की बात करें तो महाबत खां कौन है? महाबत खां मुगल राज्य का एक मनसबदार तथा और दरबारी था, किंतु शीघ्र ही उसने राज दरबार में अपनी प्रभावशीलता में वृद्धि कर ली तथा एक गुट निर्मित कर लिया। और इसके अलावा महाबत खां के राजपूतों के साथ भी संबंध अच्छे थे। महाबत खां के बारे में बात करेंगे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या है? जहांगीर की पत्नी नूरजहां से इस तथ्य से भली भांति परिचित थी, अतः उसने महाबत खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर राज दरबार से क्या एक प्रकार से दूर रखा, क्योंकि बंगाल दूर है दिल्ली से। तो यहाँ पर जो जहांगीर की पत्नी है उन्होंने क्या एक समझदारी पूर्ण निर्णय लेकर क्या है महाबत खां को दरबार से ही दूर रखा, और ताकि दरबार में कोई भी प्रकार का विद्रोह ना कर सके और षड्यंत्र ना कर सके। तो यहाँ नूरजहां की तारीफ करनी पड़ेगी। और इस यही डिसीजन से क्या है उसका राज दरबार में एक महत्व बढ़ने लगा यहीं से। तो यहाँ से चला जाता है महाबत खां, बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। नूरजहां द्वारा महाबत खां से समय समय पर बंगाल के राजस्व के बारे में ब्यौरा मांगा जाता था तथा अकारण ही महाबत खां के दामाद को भी जेल में डाल दिया था। अतः 1625 में महाबत खां ने अपने कुछ विश्वास पात्र मुगल तथा राजपूत सेनाओं की सहायता से कश्मीर से काबुल जा रहे जहांगीर तथा नूरजहां को बंदी बना लिया। इस बात से महाबत खां खफा था कि उससे बार बार क्या है बंगाल के क्षेत्र में राजस्व का ब्यौरा मांगा जाता है और उसके दामाद को भी क्या है बंदी बना जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस बात से खफा होकर महाबत खां क्या करता है, कश्मीर से काबुल जा रहे जहांगीर और नूरजहां को क्या है बंदी बना लेता है। किंतु नूरजहां ने इस समय अपनी कूटनीति और सूझबूझ से महाबत खां के अधिकांश सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया और जहांगीर सहित स्वयं को स्वतंत्र कर लिया। तो नूरजहां फिर से एक बार क्या है मेन रोल में आती हैं, और मेन रोल में आते ही क्या है महाबत खां के जो सैनिक विश्वास पात्र हैं वो उनको अपने पक्ष में कर लेती हैं और स्वयं को और जो यहाँ पर हमारे सलीम है और जहांगीर है उनको छुड़ा कर क्या है स्वतंत्र हो जाती हैं। महाबत खां दक्षिण जाकर खुर्रम के पास शरण ली तथा अपना अंतिम समय वहीं व्यतीत करता है। इसके बाद जो महाबत खां है वो खुर्रम के पास चला जाता है और वहीं पर क्या है अपना बाकी का जीवन व्यतीत करता है। अब बात करते हैं नूरजहां का दरबार में बढ़ता महत्व। जैसे कि हम बात हमने पहले ही कर ली थी कि ये दो घटना के बाद क्या है नूरजहां का एक प्रकार से दरबार में बहुत ज्यादा रोल बढ़ गया था। नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभ के जीवन के बारे में जानकारी मुहत्तब खां द्वारा लिखित इकबाल नामे जहांगीर से मिलती है। कौन से? लिखित इकबाल नामे जहांगीर से मिल जाती है नूरजहां के बारे में जानकारी। आगे नूरजहां के पिता गया बेग जिसे जहांगीर ने
एतमदुल्ला की उपाधि दी थी एवं माता अस्मत बेगम फारस के रहने वाले थे, ठीक है, जो कि अकबर के काल में ही मुगल दरबार में आए थे। ये क्या है, अकबर के जब शासनकाल चल रहा था तभी मुगल के दरबार में आए थे या अकबर के दरबार में आए थे। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? मेहरू तृषा इसका नाम है। और मेहरू तृषा को अपने पति अली कुली बेग की मृत्यु के बाद अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए नियुक्त किया था। तो जब अकबर की क्या है मृत्यु हो जाती है और अकबर की जो बेगम है सलीमा बेगम, उनकी सेवा के लिए क्या है, नूरजहां को रखा जाता है मेहरून निसा को क्या है, मेहरून निसा को अकबर की जो बेगम है सलीमा बेगम उसकी सेवा करने के लिए रखा जाता है। और मेहरून निसा का जो विवाह है अली कुली नामक एक ईरानी युवक से हुआ था। मतलब जो सलीम की जो नूरजहां है वो पहले से शादीशुदा थी। अली कुली नामक एक ईरानी युवक से हुआ था जिसे जहांगीर के काल में शेर अफगान की उपाधि भी दी थी। जिसे क्या है, जहांगीर के काल में ही क्या है, शेर अफगान की उपाधि दी थी और बरबान की भी उपाधि दी थी, जहांगीर दी थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मेहरून निसा के पति को जहांगीर ने ही मरवाया था ताकि उससे वह शादी कर सके। जहांगीर ने मेहरून निसा को सबसे पहले नौरोज त्योहार में देखा और वहां देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो जहांगीर ने क्या है, जो मेहरून निसा जो कि नूरजहां है उसके पति अली कुली को हत्या करवाई थी उसकी, और क्योंकि वह उससे शादी करना चाहता था। और यहीं और हम बात करें कि जहांगीर ने नूरजहां या मेहरून निसा को कहाँ देखा था, तो उसने उसको देखा था नौरोज त्योहार में, और उसके बाद उसकी सौंदर्यता को देखकर वो उस पर मोहित हो गया। नौरोज मध्य एशिया में वर्ष के पहले दिन के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है और यह गैर धार्मिक उत्सव है। यह प्रकृति प्रेम का उत्सव। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरून निसा से विवाह कर लिया और उसे शादी के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल या नूरजहां की उपाधि दी। तो शादी के बाद मेहरून निसा को क्या है, नूरजहां की उपाधि प्राप्त हुई। वस्तुतः नूरजहां बुद्धिमती, शील और विवेक संपन्न थी। उसकी साहित्य, कविता और ललित कलाओं में विशेष रुचि थी। उसका लक्ष्य भेद अचूक था। 1619 में उसने एक ही गोली से क्या शेर को मार दिया था। उसका जो लक्ष्य भेद है वो अचूक था। 1619 में क्या है, उसने एक गोली से क्या है शेर को उड़ा दिया था, मतलब उसका किस्सा खत्म कर दिया था। इन समस्त गुणों के कारण उसने जहांगीर पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जहांगीर ने अपने राज्य की सारी शक्तियां नूरजहां बेगम के हाथों में सौंप दी थी। सिक्कों पर भी क्या है उसका नाम खुदवाया था। किसने? जहांगीर ने। किसका? नूरजहां का नाम। उसके पिता एतमुदुल्ला और उसका भाई आसिफ खां को भी क्या मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया था। उसकी भतीजी का विवाह आगे चलकर मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। जो किसकी? मुमताज के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई थी? उसी की भतीजी। किसकी? नूरजहां की। किसकी? मेहरून निसा की भतीजी मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। शाहजहां से करवा दिया। आगे उसके पिता नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दिया था। तो यहाँ पर वैवाहिक कूटनीति क्या है अमल में ला रही है कौन? नूरजहां। तो अपने पहले पति से उत्पन्न पुत्री का विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दिया था। क्या है, जो कि नूरजहां और जहांगीर की कोई संतान नहीं थी, अतः वो क्या है शहरयार को ही क्या है जहांगीर के उपरांत शासन पर एक प्रकार से बैठाना चाहती थी। नूरजहां ने
कभी ये नूरजहां ने ये सभी कार्य क्या है उसकी कूटनीति का एक हिस्सा था। मतलब ये जितने भी कार्य किए वो सब उसके कूटनीति का एक प्रकार से देश दर्शा रहे हैं और कूटनीति का परिचय दे रहे हैं ताकि राजस्व में उसका सिद्धांत बना रहे। आगे नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा बनाया गया जिंदा गुट था, जिसमें उसका पिता एतमुद्दौला और माता असद बेगम और भाई असफ खान तथा शहजादा खुर्रम सम्मिलित था। किंतु जहांगीर की अचानक से मृत्यु हो जाने तथा खुर्रम का किस पे सिंहासन पर बैठने के कारण उसकी सारी की सारी कूटनीति खत्म हो गई, समाप्त हो गई। जब जहांगीर की मृत्यु होती है और खुर्रम का गद्दी पर बैठता है तो उसकी जो कूटनीति एक प्रकार से असफल हो जाती है। जहांगीर की क्या है राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो किंतु जहांगीर ने अकबर के काल से ही राजनीतिक प्रशासनिक तथा आर्थिक नीति को बिना किसी परिवर्तन के जारी रखा। अकबर के शासन के काल इन सभी तत्वों में हमें पिछली कक्षाओं में हम देख चुके हैं। तो जो भी प्रशासनिक बात करें, राजनीतिक बात करें, आर्थिक नीति की बात करें, बिना कोई हस्तक्षेप के जैसी अकबर की काल में चल रही थी वैसे ही क्या है सलीम के काल में चली। सलीम ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। और हम अकबर की राजनीतिक बात करें, प्रशासनिक बात करें, ये सारी की सारी हमने नीतियां पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। जहांगीर की धार्मिक नीति की बात करें तो जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। उसने 1612 में पहली बार रक्षाबंधन त्योहार मनाया। 1612 में रक्षाबंधन त्योहार बनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। जहांगीर ने दीपावली के अवसर पर क्या है जुआ खेलने की इजाजत दे दी। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मण को मंदिरों को क्या है दान देता था, जिसकी क्या पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध लेखों से होती है। वृंदावन का क्या है एक चैतन्य संप्रदाय है, उस मंदिर से क्या है दान की पुष्टि होती है। इसके अलावा उसने अकबर द्वारा प्रारंभ गौ हत्या पर एक प्रकार से प्रतिबंध भी लगाया था। जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदुओं का न्यायाधीश नियुक्त किया ताकि हिंदुओं को सुविधा हो सके तथा और मुसलमान को काजी द्वारा न्याय करवाने की व्यवस्था भी एक प्रकार से उपलब्ध कराई। तो हिंदुओं में क्या है, हिंदुओं को न्यायाधीश कौन था, श्रीकांत नामक एक व्यक्ति, और मुसलमानों में काजी नाम का व्यक्ति। ये तो अपने अपने क्षेत्रों में क्या है न्याय करते थे। किंतु कुछ घटनाओं से यह साबित होता है कि जहांगीर कभी कभी इस्लाम का मतलब क्या पक्षधर भी था। जैसे राजौरियों के हिंदुओं को दंड दिया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना लेते थे। ये ऐसा एक पक्ष यहाँ पर एक देखने को ये मिलता है क्योंकि सहिष्णु तो था, लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाएं हुई जिसके पक्ष में अगर हम बात करें कि वो कट्टर मुसलमान भी था कि राजौरियों के हिंदू को दंड किया करता था क्योंकि क्या है वो मुसलमान लड़कियों को क्या है हिंदू बना लेते थे। क्यों? हालांकि इतिहासकार इस घटना को क्या धार्मिक आधार पर भेदभाव की श्रेणी में नहीं रखते, बल्कि यह जहांगीर का एक न्याय कृत्य था। तो ये कुछ इतिहास कैसा मानते हैं कि भैया जो मुसलमान था तो उसकी मुसलमान में चाहिए और जो हिंदू था तो उसके हिंदू में चाहिए। तो वो एक ऐसी दृष्टि रखते हैं कि भैया ये जहांगीर ने गलत नहीं किया। आप लोग कमेंट में बताना कि ये सही है और गलत है। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि क्या है मुसलमान युवाओं द्वारा ऐसा भी किया जाता था किंतु इतिहासकारों ने दंडित नहीं करते। तो कुछ ऐसा मतलब कुछ मुसलमान ऐसा करते थे कि वो हिंदू को ले जाते थे, हिंदू लड़कियों से शादी करते थे और उन्हें मुसलमान बना लेते थे, पर जहांगीर ने उनको दंड नहीं दिया। तो ये एक पक्षधर है, ये पक्ष एक है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सही कौन गलत नहीं, कौन गलत है। हिमाचल प्रदेश स्थित कैनेडा के किले में जहांगीर ने गाय को कटवाया तथा किले की हिंदू शैली को नष्ट करने का प्रयत्न किया क्योंकि यह किला हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण था। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के जिले में कांगड़ा जिले में क्या है गाय को कटवाया और हिंदू शैली को नष्ट किया।
अजमेर स्थित बरहा मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फिकवा दिया। यह एक अवसर पर क्या है, उसने जैनियों से अप्रसन्न होकर उन्हें गुजरात से बाहर चले जाने को आदेश दिया। तो ये सब आपको देख के लग रहा है कि सहिष्णु था। जहांगीर के काल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी देख लेते हैं। जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उन्हें क्या है, अमीर वर्ग में सम्मिलित किया। तो मराठाओं का जिक्र हो रहा है, चूंकि मराठों का भी क्या है, उदय होगा जब औरंगजेब पढ़ेंगे। तो जहांगीर ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। उसने अपने पोत्रों की शिक्षा का प्रबंध उन्हीं की देखरेख में किया था। पोत्रों की मतलब जब पोत्रों की शिक्षा का प्रबंध उन्हीं के देखरेख में किया था। किसकी? ईसाई धर्म की। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी क्या है, न्यायप्रियता थी। सबसे बड़ा गुण क्या था? न्यायप्रिय था। उसका सबसे बड़ा अवगुण था, वह बहुत शराब पीता था। एक तो गुण ये था कि भाई क्या है, एक न्यायप्रिय था, मतलब क्या है, न्याय बराबर होना चाहिए। और दूसरा था सबसे बड़ा अवगुण कि वो शराब पीता था। शराब की लत के कारण ही उसकी पत्नी मानवाई शाह बेगम ने जहर पीकर आत्मदाह कर लिया था। मुगल काल में पिता के शासनकाल में ही अर्थात पितृ के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के समय से ही शुरू हो गई थी। जहांगीर ने अपने प्रेयसी अनारकली के लिए 1615 में लोहार में एक सुंदरी कब्र बनवाई और जिस पर क्या है, यह प्रेमपूर्ण अभिलेख लिखवाया था। तो इस काल की अगर हम बात करें, इस काल में, मुगल काल में क्या है, पिता और पुत्र सभी का क्या है, एक प्रकार से विद्रोह होगा। सलीम ने किया अकबर से, जहांगीर, उसके बाद जहांगीर क्या है, शाहजहां करेगा किससे? जहांगीर से। और आगे चल के ये सब रहेगा। इस वंश में क्या है, पिता और पुत्रों का एक बर्बाद से बनता नहीं है। तो जहांगीर ने किया था किससे? अकबर से, अपनी प्रियतमा अनारकली के लिए। और उसने ये लिखा था एक अभिलेख में, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह का धन्यवाद देता। मुगल काल, हाँ, 1618 में क्या, जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि हॉकिंस और टॉमस रो उसके दरबार में आया। तो 1608 में याद है कौन आया था? प्रतिनिधि हॉकिंस और टॉमस उसके दरबार में आया था। जहांगीर ने उसका भव्य स्वागत किया था। ये सब पता है, ब्रिटिश काल में शुरू होने वाला है, पता चलेगा आगे। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में क्या है, ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधि हॉकिंस और टॉमस रो उसके दरबार में आया था। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कांच दबाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया, मतलब फैशन बन गया। मनोहर और मंसूर बिशनदास जहांगीर के शासनकाल के समय मशहूर चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? जहांगीर काल को। जहांगीर द्वारा शुरू की गई आत्मकथा तजुके जहांगीर नामक आत्मकथा को मोतीबिंद खान द्वारा पूरा किया गया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखा। आत्मकथा कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति का या फिर जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं उसे देखते ही बता सकता हूँ यह किसकी चित्रकारी है। ये किसने? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि भाई कोई भी चित्र हो, किसका भी चित्र हो, वो उसको आंख बंद करके बता सकता है ये किसने बनाया है। जहांगीर द्वारा न्याय की जंजीर की बात करेंगे तो जहांगीर ने आगरा के किले सहबुर्ज और यमुना तट पर क्या है स्थित पत्थर के खंबे पर एक सोने की जंजीर बंधवाई जिसमें क्या है करीब 60 घंटियां लटकी थी, जो कि न्याय की जंजीर के रूप में प्रसिद्ध है। और बात करें शाहजहां की मृत्यु के बारे में तो 1627 में जब मुगल सम्राट जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहे थे। कब? 1627 में मुगल सम्राट कौन? जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहे थे, तभी लाहौर पाकिस्तान में
तबीयत बिगड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जहांगीर के मृतक शरीर को अस्थायी रूप से लाहौर रावी नदी के किनारे बने बक्सर के किले में दफनाया गया। बाद में जहांगीर के बेगम नूरजहां द्वारा जहांगीर का भव्य क्या है मकबरा बनवाया गया, जो लाहौर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र अभी भी बना हुआ है। जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा खुर्रम मतलब शाहजहां मुगल सिंहासन पर उत्तराधिकारी बनता है। तो आगे की जो कहानी है, आगे का जो लेक्चर है वो रहेगी हमारे वो किसके बारे में रहेगी, वो खुर्रम मतलब शाहजहां के बारे में। तो ये उसके बाद फिर कहानी इसके बाद के जो लेटर मतलब इसमें और एक सबसे बड़ा शासक रहेगा वो रहेगा औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद क्या है, एक प्रकार से मुगल सत्ता डिक्लाइन हो जाएगी, मतलब पतन की ओर है। और उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी उदय होगी। और इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे फिर आधुनिक भारत। तो तब तक के लिए अगर कहानी पसंद आती है तो आपको क्या है, इसको शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है जहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो तब तक के लिए इतिहास के ऐसे ही रोचक घटनाओं को सुनने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए भारत के स्वर्णिम इतिहास। तब तक के लिए गुड नाइट।